पढ़ेंगे छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है पर्यावरण, पारिस्थितिकी तंत्र और पर्यावरणीय जो घटक है। एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से पर्यावरण की शुरुआत होती है और आपकी परीक्षा में प्रायः सवाल आते हैं, लेकिन इस बात से कोई मायने नहीं रखता कि आपने शुरुआत कब और कहाँ से की है। मायने ये रखता है कि आपने कितना बड़ा, कितना बेहतर परिणाम दिया है। आप लोग इस क्लास के अंत तक कॉपी कलम लेकर बने रहिएगा। यह क्लास ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर निःशुल्क आप लोग को देश हित में और राष्ट्र हित में उपलब्ध होगा। बस धैर्य ये रहिएगा कि पहले हम लोग इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, नोट्स के आधार पर जो ई-लर्निंग विद दुर्गेश की नोट्स जो सहायक अध्यापक आशीष जी ने लिखित तौर पर हमें उपलब्ध कराया है, उसके बाद इससे जुड़े हुए हम प्रश्न बैंक को हल करेंगे। तो एक तरह से आपकी थ्योरी तैयार हो जाएगी, दूसरी तरह से जुड़ा हुआ एमसीक्यू प्रश्न भी जो है काफ़ी हद तक हम लोग हल कर लेंगे। तो चलिए बिना देरी के हम लोग क्लास शुरू करते हैं, लेकिन आप लोग जैसे क्लास में जुड़िएगा अंत तक बने रहिएगा। अगर आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं तो बताओ। अब यहाँ पर है आपके सामने, जैसे अगर यहाँ पे देखा जाए कि पारिस्थितिकी शब्द के प्रथम प्रयोक्ता कौन थे, तो कार्ल रिटर थे। कब? 1865 में। एक सवाल यहाँ से परीक्षा में पूछा जाता है और आपके सामने अगर ये थियरी इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ये क्या होगा? कार्ल रिटर 1865 में। एक नंबर आपका तैयार। फिर और आगे चलते हैं, और आगे भी आपको दिया है पारिस्थितिकी अर्थात इकोलॉजी के जनक कौन है? अर्नेस्ट हैकल है 1869 में। तो जो पारिस्थितिकी है, इकोलॉजी है, अगर इसका जनक पूछा जाए कौन है तो आपका उत्तर होना चाहिए क्या? अर्नेस्ट हैकल। एकदम रट लीजिएगा, एक नंबर आता है, कंफ्यूज मत होइएगा। दूसरा आता है पारिस्थितिकी तंत्र माने इकोलॉजी सिस्टम, तो इसके हैं एजी टांसले। कौन है? एजी टांसले हैं। ठीक है, कौन है? एजी टांसले हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र जो है, इकोसिस्टम के जनक एजी टांसले हैं 1935। ये दोनों बात याद रखिएगा, पहले पारिस्थितिकी आती है फिर पारिस्थितिकी तंत्र आते हैं। तो अ से हो जाएगा अर्नेस्ट हैकल और ए से होगा एजी टांसले। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, प्रायः परीक्षा में ऐसे प्रश्न आते हैं और अर्नेस्ट हैकल को एजी टांसले को अर्नेस्ट हैकल हो जाता है। तो इसके बाद आज के बाद हमें नहीं लगता कि आपको यहाँ से गलती होनी चाहिए। फिर आगे हम देखते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र के पितामह किसे कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र के पितामह तो ओडम को कहा जाता है। किसे? ओडम को कहा जाता है। तो जितने लोग साथी इस वीडियो को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, वो लोग इस बात को अच्छी तरह से ज्ञान लें और समझ लें। फिर आगे आपके है कि भारतीय पारिस्थितिकी के जनक प्रोफेसर रामदेव मिश्रा हैं। वैसे आप लोग शायद रिवीजन भी चल रहा होगा इसमें। पृथ्वी का सबसे बड़ा अस्थायी परितंत्र क्या है? महासागर समुद्र है। मतलब पृथ्वी का सबसे बड़ा अस्थायी अगर परितंत्र पूछ ले खासकर आपकी परीक्षा में तो इसका उत्तर होगा महासागर या समुद्र मेगा। पृथ्वी का सबसे छोटा परितंत्र जल की बूंदे, जिसे हम नैनो परितंत्र के नाम से जानते हैं। चींटी को कहाँ रखा गया? उपभोक्ता या अपघटक दोनों में। तो याद रहे, चींटी को रखा गया है उपभोक्ता तथा अपघटक दोनों में। क्लियर? अब हम और आगे देखते हैं। कौवा, चील, बाज आदि को कहा जाता है प्रकृति का मेहतर। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ से ही परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि सीरीज आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो कौवा, चील, बाज आदि को प्रकृति का मेहतर कहते हैं। किसान का मित्र किसे कहते हैं? केचुआ तथा सांप को किसान का मित्र कहा जाता है। समुद्र में उत्पादक है फाइटोप्लैंक्टन नामक समुद्री घास। आयोडीन का प्रमुख स्रोत है समुद्री शैवाल। 10% ऊर्जा का नियम कौन दिया? लिंडमान ने दिया। किसने दिया? लिंडमान ने 10% ऊर्जा का नियम दिया। कब? 1942 में। माने एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जब ऊर्जा हस्तांतरण होता है तो 10% जाता है, बाकी 90% ऊर्जा का ह्रास हो जाता है। ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा बनता है। कैसा बनता है? ऊर्जा का जो पिरामिड है वो हमेशा सीधा बनता है। तो स्क्रीनशॉट अपने पास आप लोग सुरक्षित रख लें। आगे आपके सामने कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशी होता है। फिर खाद्य जाल में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो बहुदिशी होता है। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। खाद्य श्रृंखला क्या है और खाद्य जाल क्या है। किसी भी खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक उच्च पोषण प्राप्त करता है कौन? सर्वाहारी मनुष्य। कौन प्राप्त करता है? सर्वाहारी मनुष्य। फिर आगे है श्वसन के दौरान पौधे ग्रहण करते हैं ऑक्सीजन गैस। क्या ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन गैस, जिसे हम O2 के नाम से जानते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे अवशोषित करते हैं CO2। क्या करते हैं? CO2 गैस करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे छोड़ते हैं ऑक्सीजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे अवशोषित करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और छोड़ते हैं ऑक्सीजन, जबकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल लाल एवं बैंगनी रंग में ही होती है। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में सवाल आते हैं। आगे हमने देखा
प्रकाश संश्लेषण क्रिया सर्वाधिक होती है लाल रंग में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है सबसे ज़्यादा लाल रंग में होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया न्यूनतम होती है बैगनी रंग में। किसमें होती है? बैगनी रंग में सबसे कम या न्यूनतम होती है। ठीक। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है 30 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस पर। 30 से 35 डिग्री सेल्सियस पर। पौधे में जल तथा खनिजों का अधिग्रहण होता है जाइलम में। कहाँ पे होता है? जाइलम में होता है। अगला आपके सामने है कि शायद आपको दिख भी रहा होगा, पौधों में भोजन का अधिग्रहण कहाँ होता है? फ्लोएम में। पौधों में भोजन का अधिग्रहण होता है फ्लोएम द्वारा। पौधों का रसोई घर किसे कहते हैं? पत्तियों को पौधों का रसोई घर कहा जाता है। पौधे का सबसे आकर्षक भाग पुष्प या फूल होता है। लौंग प्राप्त किया जाता है कली से। लौंग कहाँ से प्राप्त किया जाता है? कली से। केसर भारत में पाया जाता है जम्मू और कश्मीर में। पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोफिल पर्णहरित के कारण। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो परीक्षा में आपके सीधे सीधे पूछे जाते हैं। पत्तियों का रंग पीला होता है कैरोटीन के कारण। किसके कारण? कैरोटीन के कारण। किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता। ठीक, चलते हैं और आगे। पर्यावरण का मित्र वृक्ष कहलाता है क्या? पीपल, नीम, तुलसी, बरगद। ठीक है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। यहां पर हमने देखा कि ये नंबर देखिए इलानी विद दुर्गेश के ऑफिस का नंबर है, ये मेरा नंबर नहीं है, दुर्गेश सर का नंबर नहीं है, याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों के लिए आवश्यक तत्व क्या है? सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, जल, H2O, CO2। ये करते क्या है? ये प्रकाश संश्लेषण के दौरान लाइट और क्लोरोफिल के लेकर ये ग्लूकोज बनाते हैं, ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। मतलब एक तरह से एक किसी न किसी फॉर्मेट में हमें क्या उपलब्ध कराते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे अच्छे से देखना चाहें तो एक बात यहाँ पे साफ और स्पष्ट हो जाएगा कि हमें ये जो पेड़ पौधे हैं वो क्या उपलब्ध कराते हैं? वो एक तरह से भोजन उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, और आगे चलते हैं। आप लोग वीडियो को शेयर करिए। अगर आप चाहते हैं क्लास काफ़ी लंबी हो तो आपको वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, और नहीं तो हम क्लास को भी बंद कर देंगे। कोई मतलब नहीं इतनी मेहनत आपके लिए करने से। बस ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तो आज की सीरीज यहाँ पे समाप्त हो जाएगी। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य। पूरे पृथ्वी पर ऊर्जा का जो सबसे प्रमुख स्रोत है वो आपका सन या सूर्य है। टमाटर का रंग लाल होता है जिसके कारण? लाइकोपेन के कारण। इसी कारण लाइकोपेन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। ये इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण का शत्रु वृक्ष क्या है? यूकेलिप्टस सफेदा। ये लगभग एक दिन में 1000 लीटर भी जल खींच लेता है, इसलिए इसे पर्यावरण का शत्रु वृक्ष के नाम से जानते हैं। बंगाल का आतंक किसे कहते हैं? जलकुंभी जल का आतंक है। ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। मैंने वही तथ्य हम आपके लिए लेकर आए हैं, वही प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं जहां से आप सिलेक्शन के करीब और नज़दीक पहुंच सकते हैं। ठीक है, चलिए। जीवों के द्विनामकरण पद्धति के जनक कौन है? लीनियस है। कौन है? लीनियस है। आइए देखते हैं कुछ ऐसे टॉपिक हैं जहां से आपकी परीक्षा में प्रायः प्रश्न आते हैं। एक एक करके तथ्यों को पढ़ेंगे, समझेंगे। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये चार्ल्स डार्विन। कौन है? चार्ल्स डार्विन। फिर और आगे देखते हैं। ऑरिजिन ऑफ लाइफ, AIOP रेयन है। ठीक, फिर कह रहा है फिलोसॉफी जूलॉजिकल, ये कौन है? लैमार्क है। कौन है? लैमार्क। आइए कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत के बारे में पढ़ लेते हैं जो आपके परीक्षा में पूछा जाता है। ये वीडियो फेसबुक पे और यूट्यूब पर आप निःशुल्क लाइव देख रहे हैं। एज ए गेस्ट के रूप में मैं अपने बचे हुए समय से आपके लिए लेकर आया हूँ। तो चाहे तो आप वीडियो को शेयर करें, चाहे आप ना शेयर करें, वो आपकी मर्जी है। आइए कुछ सिद्धांतों की हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे लैमार्कवाद, लैमार्क, डार्विनवाद, चार्ल्स डार्विन, नव डार्विनवाद, जूलियस हक्सले, उत्परिवर्तनवाद है, ये ह्यूगो डी ब्रीच। तो यहाँ पर हमने देखा ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जहाँ से आपकी परीक्षा में प्रायः सवाल पूछे जाते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण कहलाता है अस्थानीय संरक्षण। स्वपारिस्थितिकी क्या है? इसमें जीवों का इकाई का अध्ययन करते हैं। इसमें जीवों की इकाई का अध्ययन करते हैं। समपारिस्थितिकी किसे कहते हैं? इसमें जीवों के समूह का अध्ययन किया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे तो आप इसे स्क्रीनशॉट के तौर पर रख लें, बाकी आपकी मर्जी। आगे है आपके सामने जैव विविधता क्या है? किसी भी प्राकृतिक प्रदेश में जीवों की पाई जाने वाली विविधता को जैव विविधता कहते हैं।
ये अगर देखा जाए पूरे ग्लोब पर, ये पूरे ग्लोब पर अगर ये पूरा हमारा ग्लोब है, ये 0 डिग्री हो गया, तो लगभग ये 30 डिग्री ना करके लगभग ये जैविकता सबसे ज़्यादा जो है वो 10 डिग्री उत्तर 10 डिग्री दक्षिण में पाई जाती है। क्योंकि कभी न कभी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र 23-23.5 डिग्री होता है। इसके बारे में और जान लेते हैं, जैव विविधता के लिए क्या क्या आवश्यक शर्तें हैं। ठीक, क्या क्या है? उच्च तापमान, अधिक वर्षा, 30 डिग्री से उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश में उच्च तापमान मिलता है, 200 सेमी से अधिक वर्षा भी मिलती है। तो जैव विविधता इसलिए यहाँ पे सर्वाधिक पाई जाती है। जो जो हम भूमध्य रेखा के ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे, जैव विविधता में क्या होता है? ह्रास होता जाता है। जैव विविधता में धीरे धीरे कमी भी आने लगती है। मतलब हमने अपने साफ स्पष्ट रूप से देख लिया, पढ़ लिया, जो जैव विविधता है वो इसी बात पर निर्भर करती है। ठीक है, सभी लोग आगे चलते हैं। चलिए, जड़ी बूटियों का रानी कहा जाता है तुलसी को, और ये आसिगम सैंक्टम इसका वैज्ञानिक नाम है। जैव विविधता के प्रकार है स्थलीय और जलीय प्रवाल भित्ति। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, नोट्स के आगे सिरे को पढ़ेंगे। देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण नोट्स आपके लिए लेनी हुई दुर्गेश पर। मैं हर तथ्य को अच्छे से पढ़ूंगा। यहाँ थियरी टाइप का, वो वन लाइनर टाइप का था। अब बताइए मैं क्या करूँ, क्लास को आगे बढ़ाऊँ या यहीं पे बंद कर दूँ, क्योंकि ये टॉपिक पूरी खत्म हो चुकी है और आप लोग कोई सपोर्ट नहीं कर रहे, लोगों तक न पहुँचाने का काम कर रहे हैं, न आपकी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि आज मैं क्लास को इन तथ्यों को न पढ़ाऊँगा, क्योंकि आपकी संख्या काफ़ी कम है। हम लोग प्रश्न बैंक को सीरीज को हल कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग प्रश्न बैंक को हल कर लेते हैं। ये नोट्स में है, अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो आप नोट्स लेने में से प्राप्त कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर हम लोग अब प्रश्न बैंक को पढ़ लेते हैं आराम से। सारा काम छोड़कर आपको लोग के लिए क्लास लेकर आते हैं, लेकिन आप लोग की तरफ कोई सहयोग नहीं रहता। चलिए हम लोग यहाँ पे प्रश्न बैंक को फिर से हल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंध का अध्ययन है। किन के बीच है, आइए ध्यान से देख लेते हैं सभी लोग। यहाँ पर हमने देखा कि जो पारिस्थितिकी निम्नलिखित में से के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। जीव और वातावरण, मनुष्य और वन, मृदा और जल, पति और पत्नी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूँगा इस प्रश्न का जवाब सभी साथी जल्दी कमेंट बॉक्स में दें, चाहे फेसबुक पे, चाहे यूट्यूब पर, जहां भी देख रहे हैं। चलिए यहाँ पे ध्यान से देखिए हम लोग कि पारिस्थितिकी निम्नलिखित के किसके बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो यहाँ पर पति पत्नी के बीच नहीं है, मृदा और जल के बीच नहीं है, ठीक, मनुष्य और वन, जीव और वातावरण। इस प्रश्न का सही जवाब होगा, क्या होगा, जीव और वातावरण। देखिए, जो पारिस्थितिकी तंत्र है ये प्रकृति और जीवों के भी, जीव में चाहे मनुष्य आते हैं, जो जंतु आए हैं, चाहे आप पादप ले लें, पौधों ले लें, इनको भी अध्ययन किया जाता है। माने पारिस्थितिकी के अंतर्गत इन्हीं के बीच इनके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कहा जाता है। इसे हम पारिस्थितिकी के नाम से भी जानते हैं। ठीक, अब हम और आगे चलते हैं। पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। एकदम आसान है, मैंने कई बार इसको पढ़ाया है और मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर प्रश्न गलत भी हो किसी का। इन सभी के बारे में एक एक लाइन आपको जरूर जानना चाहिए। अगर देखिए, सबसे बड़ा, ये बहुत ही यूनिक प्रश्न है, यहाँ से प्राय गलती लोग करते हैं। जलमंडल सबसे ज़्यादा विस्तार है, लेकिन बृहत्तम अगर पारिस्थितिकी तंत्र पूछा जाए तो ये जैवमंडल का है। किसका होगा, ये जैवमंडल का। ठीक है, हाँ पढ़ा तो रहे हैं ना, जो छूट जाएगा अगले दिन हम लोग पढ़ लेंगे, परेशान न होइए आप लोग। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे क्या होगा, इसका जैवमंडल सही जवाब होगा। कैसे, आइए देख लेते हैं। देखिए, ये हमारा हो गया स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल। लेकिन इसके बीच में अगर ऐसे देखा जाए, ये हो गया, ये 3 मंडल हो गए। लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो एक मंडल सभी में फैला। देखिए, ये हो गया आपका जैवमंडल, इसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं, बायोस्फीयर। ये तीनों में फैला हुआ है, ये वायुमंडल में भी है, ये जलमंडल में भी है और ये स्थल मंडल में भी है। ठीक, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, तो एटमॉस्फेयर इस सभी में फैला हुआ। इसलिए इस प्रश्न को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे जैवमंडल के नाम से जानते हैं। इसलिए हमेशा गलती लोग करते हैं, यहाँ पर जलमंडल को लगा देते हैं, जबकि जलमंडल का विस्तार सबसे ज़्यादा है। ये पूरे पृथ्वी पर 70.8% फैला है, जबकि स्थल मंडल का विस्तार 29.2% हिस्से पर फैला हुआ है। ये अलग है, ये विस्तार। लेकिन अगर पारिस्थितिकी तंत्र पूछ दिया जाए, खासकर अपनी परीक्षा में आपके, तो आप लोग ध्यान से आप लोग यहाँ पढ़िएगा, समझिएगा, गलती मत करिएगा, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न आपको एक गलती आपको सिलेक्शन से दूर खींच ला जाएगी। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी,
अगला है सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? लकड़ी काटने से, सामाजिक वानिकी से, वन महोत्सव से, वन आरोपण से। तो आपको पता होगा चाहिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ठीक, जीनोम को मैंने पढ़ाया हुआ है, आप वीडियो जाके देख लीजिएगा पीछे के लेक्चर। किसके कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? अगर वृक्ष लगाएंगे तो क्या होगा भाई? बढ़ेगी पारिस्थितिकी तंत्र। वन महोत्सव मनाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे पेड़ लगाने के लिए। सामाजिक वानिकी, जब समाज में वन लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे, तो जो पेड़ लगेंगे तो कुछ यहाँ पर क्या होगा? लकड़ी काटेंगे, वृक्ष काटेंगे, तो संतुलन क्या होगा? बिगड़ जाएगा। इसलिए जो गलत है यहाँ पर वही सही है, ए वालों का जवाब सही है। इसलिए आप सभी को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए। अगर पर्यावरण को बचा के रखना है तो ज़्यादा ज़्यादा वृक्षारोपण करिए, वन महोत्सव मनाइए, सामाजिक वानिकी, मतलब अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो आज आने वाले समय में पर्यावरण पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, पर्यावरण पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और इसलिए हमें आप सभी को पर्यावरण को बचा कर रखना है तो एक सहयोग इस पर्यावरण के नाम जरूर करना पड़ेगा। ये आपकी उतनी जिम्मेदारी जितनी प्रकृति की है उससे कहीं गुना ज़्यादा हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। चलते हैं और अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन के से संबंध नहीं है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है? सभी लोग फटाफट कमेंट करें जितने इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, चाहे इसे फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पर देख रहे हैं। एकदम आसान सा प्रश्न है, देखिए इस तरह के सवालों को कैसे आपको हल करना है। यहां पे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जल प्रबंधन से नहीं बिगड़ेगा। भाई जल का प्रबंधन कर दिया जाए, अगर वर्षा के जो जल बर्बाद होता है या जलों को बचा के रखा जाए तो नहीं होगा। पेड़ लगाएंगे तो भी नहीं। जैसे मैं कहता हूं अगर आप चाहते हैं क्लास बनी रहे तो आप लोगों तक वीडियो शेयर करिए, लोगों तक मत लाइक करिए, लोगों तक तो पहुंचाइए। इतनी मेहनत से नोट्स तैयार करके आप तक पहुंचाया जाता है, इतना भी आप लोग नहीं कर सकते। कहना पड़ता उसके लिए मुझे बार बार, लेकिन आज के बाद नहीं कहना पड़ेगा। वन्य जीव सुरक्षा, क्योंकि फ्री चीज़ों की मिली की वैल्यू नहीं होती। जैसे में ऑक्सीजन फ्री मिल जाता है, जल जमीन से चिड़कर सीना चीर कर धरती का लाते हैं, तो इसकी वैल्यू नहीं होती समाज में। औद्योगिक प्रबंधन से इसका संबंध नहीं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर सही होगा। जो गलत है वही आपका सही है। चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? मैं यहाँ पे नोट्स से थोड़ा सा व्याख्या कर देना चाहूँगी कि टॉपिक मुझे पढ़ाना था और मैंने नोट्स को पहले से डिजाइन किया हुआ था, लेकिन मजबूरन आप लोग के नहीं पढ़ाया, लेकिन मैं थोड़ा सा बता, चलिए यहाँ से मैं बता दे रहा हूँ। मैं खाद्य स्तर से मैं पढ़ा दे रहा हूँ, लेकिन जो लोग लाइव जुड़े हैं उनका तो नुकसान ना हो। यह किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्तर होता है। खाद्य स्तर का प्रारंभ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पेड़ पौधे जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं उससे होता है। आगे अन्य स्तरों तक ऊर्जा का प्रवाह होता है। माने ऊर्जा का पूरे पृथ्वी पर सूर्य का एकमात्र स्रोत से प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके पादप तक ऊर्जा आती है, उसके बाद वहीं से ही ट्रांसफर होती है और पूरे पृथ्वी तक पहुंचने का काम करती है, यहाँ से पूरे पृथ्वी तक। अब आइए देखते हैं इसके बारे में, इस नोट्स के बारे में जो शॉर्ट नोट्स में आपको उपलब्ध है, आइए उसकी व्याख्या कर लेते हैं। और दूसरी चीज़, अगर आपको ऑनलाइन क्लास नोट चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले लीजिएगा, सभी चीज़ें मिल जाएगी। मेरी क्लास निःशुल्क आप लोगों को, ये जौनपुर जनपद से क्लास आपके लिए लाइव चल रही है। सन सूरज है जो पूरे पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत है। स्वपोषित पौधे जिसे हम उत्पादक की श्रेणी में रखते हैं, इन्हें प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। ये उत्पादक है, ये क्या है? और ऊपर के जो ये हैं इन्हें हम उपभोक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? उपभोक्ता। ये उपभोग करते हैं, ये बना बनाया भोजन करते हैं। ठीक, चलिए यहां पर हम लोग ध्यान से देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि यहां पर क्या होगा। ये उपभोक्ता तीन प्रकार के होते हैं: प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। इसके बाद स्वपोषित
माने प्रथम पोषक तत्व द्वितीय, माने ये उत्पादक हो गए, उत्पादक के हरे पेड़ पौधे, माने जो भोजन अपना स्वयं बनाते हैं उन्हें हम उत्पादक कहते हैं। और पूरी पृथ्वी पर केवल पेड़ पौधे पादप ही ऐसा है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, बाकी हम पका कर खाते हैं या किसी का बना बनाया भोजन खाते हैं। तो जो सीधा पादपों पर आश्रित होते हैं हम उन्हें शाकाहारी कहते हैं। जैसे बकरी हो गई, गाय हो गया, बैल हो गया, गधई हो गया, गधा हो गए, बानर हो गई, बनरी हो गई, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये शाकाहारी आते हैं। ये प्राथमिक उपभोक्ता कहे जाते हैं क्योंकि सीधे ये पादप पर आश्रित होते हैं। उसके बाद इनके ऊपर जो होते हैं मांसाहारी होते हैं, जैसे शेर हुआ आदि, ये तृतीय पोषक स्तर पर आते हैं, ये द्वितीय उपभोक्ता होते हैं, इन्हें मांसाहारी कहते हैं। इनके ऊपर क्या होते हैं? सर्वाहारी, जो सबको खाते हैं। ये मांसाहारी को भी खाते हैं, शाकाहारी को भी खाते हैं, उत्पादक स्वपोषित को भी खाते हैं, और ये चतुर्थ पोषक स्तर और तृतीय उपभोक्ता कहलाते हैं। ठीक है। अब इसके बाद याद रखिएगा, ये मिट्टी मानी वियोजक है और ये फिर मिट्टी से बनते हैं। मिट्टी में आके लोग कहते हैं पंचतत्व में विलीन हो जाना, तो ये मिट्टी से निकलते फिर मिट्टी में क्या होती है? विलीन हो जाते हैं। प्रत्येक आहार हस्तांतरण में ऊर्जा का लगभग 90% क्षय होता है और 10% ट्रांसफर होता है, जिसे हम लिंडमान का नियम कहते हैं, जो उन्होंने 1942 में दिया था। ठीक, किसने दिया था? लिंडमान ने दिया था। ठीक, चलिए, किसी भी समस्या के लिए आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले लें। चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, चलिए चीज़ें छोड़ देते हैं क्योंकि आप बाद में इसको हम लोग पढ़ लेंगे। यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें जानना है। खाद्य श्रृंखला क्या है? देखिए, खाद्य श्रृंखला में क्या, जैसे घास है, घास को पर कीड़े होते हैं, कीड़े घास को खाते हैं, कीड़ों को मेढक खाते हैं, मेढक को सांप, सांप को मोर, मोर को लोमड़ी और लोमड़ी को शेर खाता है। तो 10% ऊर्जा एक फार्म से दूसरे फार्म में स्थानांतरित होती है, 90% ऊर्जा का क्षय होता है। ये किसने बताया था? लिंडमान। 10% ऊर्जा का नियम किसने दिया था? लिंडमान ने दिया। जैसे इसमें घास को कीड़ा खाएगा और कीड़े को घास को कीड़ा और कीड़े को मेढक, मेढक को सांप, सांप को मोर। कोई भी खाद्य श्रृंखला अधिकतम 5 स्तर तक होती है। कोई भी जो खाद्य श्रृंखला होती है ये अधिकतम 5 स्तर तक होती है। कितने स्तर तक? 5 स्तर तक ही होती है। चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जहां से आपके और ज्यादा प्रश्न सही हो सके। अपर्दन खाद्य श्रृंखला में क्या होते हैं? मृत जीवी होते हैं, जैसे मृत जीव हो गया, सूक्ष्म कीटाणु हो गए, मृतक जीवी हो गए, मृतोपजीवी का भक्षण करने वाला हो गए, मन उनमें से भी उनमें खाने वाले हो गए। एक सवाल आपके पास की पिरामिड से आता है, तो यहाँ पे मैं आगे पढ़ा दूंगा इसके पिरामिड के बारे में। एक सवाल आता है, एक सेक्शन में आता है, उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, जो मुझे समझा तो मैंने अभी समझा दिया। अब हम आते हैं प्रश्न बैंक की तरफ। अगला है आपके सामने, कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? घास, गेहूं, आम, घास, बकरी, मानव। फिर है आपके सामने बकरी, गाय, हाथी, घास, मछली तथा बकरी। क्या होगा? तो ये होगा बकरी, घास, बकरी और मानव। ये आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। अब घास को बकरी खाती है, बकरी को मनुष्य खाता है, मतलब इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, अगला है आपके सामने, निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवी घटक नहीं? कौन सा एक जीवी घटक नहीं है? अपने सवाल क्लास के अंत में पूछेगा, कमेंट बॉक्स में पूछेगा, मैं वहां जवाब दे दूंगा। चलती क्लास में आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा। निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवी संघटक नहीं है? जानवर है, जीवाणु है, वनस्पति है। एक विकल्प अपने आप डिफरेंट दिख रहा है, अलग दिख रहा है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, अगला आपके सामने, एक घास
स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या है? जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। चाहे इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जाओ, कमेंट करें। सभी लोग घास, टिड्डा, मेढक, सर्प क्या होगा? सभी लोग बताइए फटाफट कमेंट करके। देखिए यहां पर क्या होगा, घास को टिड्डा खाएगा, टिड्डे को मेढक, मेढक को सांप। यहां पर अगर आपने देखा सही से ध्यान से तो प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए वालों के जवाब पूरी तरह से सही है। इनमें कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? घास, गेहूं, आम, घास, बकरा, आदमी, बकरा, कौवा, हाथी, घास, मछली, बकरा। बताइए, अभी हम लोगों ने पढ़ा था घास को बकरा, बकरा को आदमी। यह इस प्रश्न का उत्तर भी होगा। ठीक, अगला आपके सामने समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं कौन सा? फाइटोप्लैंक्टन्स, समुद्री अपतृण, समुद्री आवृतबीजी, जलीय बायोकाइट्स। इसलिए मैंने पढ़ा दिया क्योंकि अगर यहां से प्रश्न आपकी परीक्षा में आए तो गलती ना के बराबर हो। तो यहां पर क्या होगा? फाइटोप्लैंक्टन्स। ए वालों के जवाब सही है और ज्यादातर लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर ए बताया है। अगला, जैविक एवं अजैविक संगठनों के मध्य बिचौलिए का कार्य करते हैं परजीवी, वियोजक, उत्पादक, उपभोक्ता। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करिए, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यहां पे उत्पादक होगा। ये बिचौलिया की भूमिका निभाते हैं। याद रहे, ये प्रश्न अगर परीक्षा में आते हैं, प्राय लोग गलत करते हैं, लेकिन आज क्लास पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि आप लोग के गलती ना के बराबर होगी। ठीक, अगला, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन सा उत्पादक घटक है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है? गाय, मोर, बाघ, हरे पौधे। सभी साथी कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करके जवाब दीजिए। जैसे फेसबुक पे देख रहे हैं, जैसे यूट्यूब पर देख रहे हैं, बताइए यहां पर क्या होगा? उत्पादक घटक है हरे पौधे। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम उत्पादक के अंतर्गत रखते हैं। बाकी सभी उपभोक्ता है, ये उपभोक्ता है, ये भी उपभोक्ता है, ये भी उपभोक्ता है, यही केवल है। जी हाँ, आपने एकदम सही जवाब दिया है। खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव है एक निर्माता, केवल प्राथमिक उपभोक्ता, केवल द्वितीयक उपभोक्ता, प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। देखिए, खाद्य श्रृंखला चेन में मानव क्या है? सभी लोग फटाफट कमेंट करें, मतलब जवाब दे अपना। प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता दोनों है। डी वालों के जवाब पूरी तरह से सही है। खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव निर्माता है किसका? केवल प्राथमिक उपभोक्ता, केवल द्वितीयक उपभोक्ता, एक निर्माता, प्राथमिक और द्वितीय। तो यहां पर यही उसका उत्तर होगा, फिर से डी। अगला है, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं शाकाहारी, मांसाहारी, जंतु, सर्वभक्षी जंतु, हरित पादप। अभी मैंने इसको डिस्कस किया नोट्स में। जब मैंने नोट्स की व्याख्या की तो मैंने वहां पे दिखाया था, एक ही लाइन में, एक ही डायग्राम में पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर था। तो हरित पादप ये हो गया आपका प्रथम पोषक स्तर, द्वितीय पोषक स्तर, प्रथम पोषक स्तर, द्वितीय पोषक स्तर, तृतीय पोषक स्तर और ये चतुर्थ। ठीक, इसलिए प्रश्न का उत्तर क्या होगा?
ठीक है, क्लियर। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? बबूल, अमलतास, नीम, यूकेलिप्टस। बताइए। सभी लोग फटाफट कमेंट करें, कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? एकदम आसान सा प्रश्न है, यूकेलिप्टस। क्या होगा आपका? यूकेलिप्टस। ठीक, आगे। दो विभिन्न समुदायों के बीच का संक्रमित क्षेत्र क्या कहलाता है? इकोटाइप, इकेड, इकोस्फीयर, इकोटोन, क्या कहलाता है? कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करके जवाब दीजिएगा सभी लोग। जी हाँ, इसे इकोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इकोटोन के नाम से जानते हैं। इसलिए प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी राइट आंसर होगा। अगला, पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई भूमंडलीय हेक्टेयर, नैनोमीटर, हापस, क्यूबिक फुट, क्यूबिक टन। ये मैंने नोट्स में पढ़ाया, इलानी दुर्गेश के नोट्स में होगा। हाँ, 1000 लीटर ये मैंने नोट्स में भी था, शुरुआत में ही था। यूकेलिप्टस 1000 से ज़्यादा पानी लेता है। पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई क्या है? सीधा सीधा भूमंडलीय हेक्टेयर। ए वालों का जवाब सही है पूरी तरह से। मैंने जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर ए जवाब दिया है उन सबके जवाब पूरी तरह से सही है। मैंने ए वालों के उत्तर राइट है। स्वच्छ जल में समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण है तालाब दलहन, झरना एवं नदी, तालाब एवं नदी, उपयुक्त सभी। बताइए जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में जाकर, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं आप। सभी लोग फटाफट कमेंट करें और जवाब दें, आपके हिसाब से क्या होगा? तालाब एवं दलदल, झरना एवं नदी, तालाब एवं नदी, उपयुक्त सभी। स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास किसका उदाहरण है? जी हां, तालाब एवं दलदल। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तालाब और दलदल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है, सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? बाकी आप लोग ऑनलाइन क्लास नोट्स संबंधित जानकारी के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। हर क्लास की नोटिफिकेशन और लिंक आपको मिल जाएगी दुर्गेश सर सर्च करके। एनसीईआरटी के सभी नोट्स यहाँ पर उपलब्ध हैं। और आप सभी साथी जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जरूर विजिट करिएगा टेलीग्राम, अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से क्या है? अस्थायी परितंत्र की अगर हम बात करें तो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? महासागर। एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार परीक्षा में आपके पूछा जा चुका है और हम नहीं चाहते अगर यहां से प्रश्न आए ठीक तो गलती होने पाए। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणी करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? जीवजात, पारिस्थितिकी पदछाप, जीवोम या निकेत? ये इंपॉर्टेंट है, मैं चाहूंगा इस प्रश्न का भी उत्तर आप लोग जरूर दें। उसे क्या कहा जाता है, किस नाम से जानते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिक सीरीज चल रही है। एक बार अगर आपने सीरीज को पढ़ लिया तो फिर यहां से आपके प्रश्न गलत नहीं होते। इसे कहते हैं पारिस्थितिकी पदछाप। माने बी वालों के जवाब पूरी तरह से सही है। ठीक, अगला, निम्नलिखित में कौन सा पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? सभी लोग फटाफट कमेंट करें। और ये नोट्स इलानी विद दुर्गेश पर उपलब्ध है। चाहे आप इलानी विद दुर्गेश के प्ले स्टोर से प्राप्त कर सकते हैं या आप घर बैठे भी नोट्स मंगा सकते हैं इस नंबर पर व्हाट्सएप करके। ये इलानी विद दुर्गेश के ऑफिस का नंबर है, जहाँ गेस्ट के रूप में मैं निःशुल्क आपको जहाँ से मैं पढ़ा देता हूँ अपने बचे हुए समय से। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर देखिए, बबूल, नीम, पीपल, लेकिन यूकेलिप्टस नहीं है।
नोट्स में था क्योंकि लगभग 1000 से ज़्यादा लीटर पानी पी लेता है। इसको टेलीग्राम चलाना नहीं आता है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाएगा, क्लिक करेगा, वो अपने आप टेलीग्राम से जुड़ जाएगा। सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? वन, घास के मैदान, रेगिस्तान, समुद्री, क्या होगा? सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? एकदम आसान है, समुद्र है। अभी ऊपर हम लोग ने महासागर का है, समुद्र का ही, ठीक। पारिस्थितिकी नीचे आला की संकल्पना किसने प्रतिपादित किया? पारिस्थितिकी नीचे आला की संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया था? ग्रीनेल ने, डार्विन, ईपी ओडम, सीसी पार्क ने, किसने? सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा और देखिए प्रश्न का जवाब दीजिए। पारिस्थितिकी नीचे आला की संकल्पना को प्रतिपादन किसने किया था? जल्दी जल्दी कमेंट करिए। पारिस्थितिकी नीचे आला की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रीनेल ने। एकदम रट लीजिएगा ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा थियरी पढ़ने से अपने दिमाग को परेशान करने की जगह आप ये प्रयास करिए कि थियरी को एक बार अगर आपने पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट को अगर एक बार आपने क्लियर कर लिया, बस परीक्षा में बेहतर स्कोर करिए। निम्नलिखित में कौन सा किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाता है? एकोक्लाइन, हेलोक्लाइन, पिनोक्लाइन, थर्मोक्लाइन। ये भी नोट्स में है, आपने नोट्स पूरा तो नहीं पढ़ा, लेकिन ये है पिक्नोक्लाइन। मानिए परीक्षा वाले सवाल हैं, ठीक। आगे चलते हैं। अधोलिखित में कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला है? मरुस्थलीय, घास के मैदान, पर्वतीय, समुद्री, महासागर या समुद्री? पारिस्थितिकी निकेत निक की संकल्पना किसने प्रतिपादित किया? अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है, वही रिपीट कर दिया है। ग्रीनेल ने, ग्रीनेल्स ने। भारत में मैंग्रोव वनस्पति अधिक विस्तृत रूप से पाई जाती है? मालाबार तट, सुंदरवन, कच्छ के रण, तटीय उड़ीसा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। सुंदरवन में। बी वालों के जवाब पूरी तरह से सही है। मैंने जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर बी बताया है, उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही हैं, ठीक। भारत में मैंग्रोव वन वनस्पति अधिक विस्तृत रूप से पाई जाती है कहाँ? बस सेम, सुंदरवन में। कौन सा सरोवर या झील में तेजी से वृद्धि करता है? सिंघाड़ा, हाइड्रिला, जलकुंभी, नागफनी। बताइए जल्दी। निम्नलिखित में कौन सरोवर या झील में तेजी से? तो एकदम इंपॉर्टेंट और आसान है आपके लिए, यह होगा जलकुंभी। इसे सरोवर झील का आतंकवादी भी कहते हैं। ये भी नोट्स में था, अगर आपने नोट्स पढ़ी होगी एक बात आपको स्पष्ट हो गया होगा कि सारे प्रश्न आपको नोट्स से मिल रहे हैं। इसका मतलब नोट्स आपके लिए कितनी किफायती और महत्वपूर्ण है। वन के पेड़ों की छालों पर उगे मिलते हैं क्या क्या? जीवाणु, लाइकेन, कवक, मांस, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आज का आखिरी सवाल है, कल मिलते हैं अगली क्लास में। तो आप लोग से प्रयास है कि आप लोग इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा और अपने साथी मित्रों तक पहुंचाइएगा। ये निःशुल्क क्लास है मेरे द्वारा जौनपुर जनपद से। टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइन, टेलीग्राम पे जुड़िएगा और अगर आप लोग सपोर्ट रहेगा तो और बेहतर क्लास हम लेकर आएंगे। अन्यथा क्या किया जाए, मजबूरी मेरी कि आप लोग सपोर्ट ही नहीं करते, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइकेन, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? बी, लाइकेन। वन की पेड़ों की छालों पर उगे मिलते हैं लाइकेन। लाइकेन किसका सूचक है? ठीक है, लाइकेन किसका सूचक है? ठीक है, चलते, मेरे सर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और इस वजह से मुझे क्लास को बीच में ड्रॉप भी करना पड़ रहा है।
बहुत ज़्यादा मतलब रात भर पूरा जग के आप लोग के लिए नोट्स तैयार किए हैं हमने, और प्रैक्टिस सेट पे फोकस है, तो इस वजह से हम आपकी क्लास को बीच में ड्रॉप कर रहे हैं आज। वैसे क्लास और लंबी होगी, कल से मैं आपके लिए और स्पेशल क्लास लेकर आ रहा हूँ। तो मैं चाहूँगा आप लोग सपोर्ट करें, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जितने लोगों ने वीडियो को शेयर किया है, लाइक किया है। उससे मुझे पैसे तो नहीं मिलते हैं, लेकिन हाँ, लोगों की मदद हो जाती है। जितना ज़्यादा मेरी मेहनत का प्रतिफल लोगों तक पहुँचेगा, उतना मुझे और खुशी होगी। मेरी शुभकामनाएं सभी के साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। बाकी आप लोग अगर चाहेंगे तभी क्लास चल पाएगी, उसके लिए आप लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा कि क्लास की टाइमिंग अपने सभी साथी मित्रों को बताना पड़ेगा और खुद से जुड़ कर पढ़ना पड़ेगा। बाय बाय।